हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांच एंड बाउंड। देखिए, ब्रांच एंड बाउंड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ब्रांच ब्रांच मतलब वन रूट देन पेरेंट्स, सॉरी देन वन रूट देन चाइल्ड देन अगेन रूट देन चाइल्ड। सो ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो दैट्स कॉल्ड अ ब्रांच। एक नोड के डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती है। एंड बाउंड बाउंड दैट मीन्स क्या होगा? बाउंड का मतलब होगा कि जहाँ पर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाए, मतलब वो या तो आपका जो क्वेरी है या जो आपकी डिमांड है वो डिमांड वहाँ पर फुलफ़िल हो जाए या उससे ज़्यादा हो रही है। ये जो डिमांड आपकी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था वेट, कि हमें सपोज़ एम इक्वल टू 20 हमें वेट चाहिए, तो वेट 20 हो गया है, उसके बाद आपका ब्रांच बढ़ते जा रहा है लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर रूट या पर्टिकुलर नोड क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच एंड बाउंड। देखिए, ब्रांच एंड बाउंड जो है वो एक बैक ट्रैकिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है। सो दैट बैक ट्रैकिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले बैक ट्रैकिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ब्रांच एंड बाउंड में हम दो तरीके से काम करते हैं। इसमें स्टेट स्पेस ट्री हम बनाते हैं और दूसरा होता है ब्रांच। ठीक है, दो दो चीज़ें आप याद रखिएगा, स्टेट स्पेस ट्री एंड ब्रांच। सो दैट ब्रांच में जो है दो तरीके से बाउंड होता है, एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। सो अपर बाउंड जो होता है वो मैक्सिमम के लिए हम नॉर्मली फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। और जो लोअर बाउंड होता है वो मिनिमम वैल्यूज़ के लिए, यानी मिनिमाइजेशंस के लिए आप बोल सकते हो, मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो जैसे अपन बैक ट्रैकिंग की बात करें तो बैक ट्रैकिंग का जो एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। बैक ट्रैकिंग क्या करता है? बैक ट्रैकिंग जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ चलता है। जैसे ये आपका रूट है तो पहले ये सोल्व करेगा, फिर ये नीचे वाला, फिर इसके। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन वो नोट को पकड़ते जाएगा और वो सॉल्यूशन निकालता जाएगा। लेकिन ब्रांचिंग या ब्रांच एंड बाउंड जो है वो क्या करता है? वो स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में नहीं जाते हुए वो ब्रेथ फर्स्ट की तरफ काम करता है। ब्रेथ फर्स्ट सब के साथ, कि ये आपका रूट हो गया सपोज। ठीक है, इस रूट में फिर ये एक चाइल्ड हुआ यहाँ पे, इसको सोल्व किया, फिर इधर राइट लेफ्ट वाले को किया, फिर इसका लेफ्ट वाले को किया, फिर इसके राइट वाले को किया। तो वो किस तरीके से काम कर रहा है? इस तरीके से। देखिए, ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। लेकिन बैक ट्रैकिंग क्या होती है? इस तरीके से काम करती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ। ठीक है, फिर ऊपर जाती है, फिर करेगी इस तरीके से। तो इन दोनों में ये एक डिफरेंस है। ठीक है, तो ब्रांच एंड बाउंड में हम तीन तरीके से इसमें काम करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो थर्ड वाला है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट है वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच, मैंने शॉर्टकट लिखा है, होप सो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। एक है लिस्ट कोस्ट ब्रांच एंड बाउंड, लिस्ट कॉस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसका एक एग्जांपल है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, लिस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब इन तीनों में एक मेन थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। पहले फीफो और लिफो में मैं आपको एक जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फीफो और लिफो है, इन दोनों में एक छोटा सा चेंजेस जो आपको भी समझ में आता है कि फर्स्ट इन यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, और लास्ट इन में लास्ट से हम वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ट्री में आपको ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं दिखेगी, है ना, बट थोड़ा दिखेगा आपको फ़र्क, क्योंकि इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो फर्स्ट इन जो फर्स्ट आउट है आपका, वो जनरली क्यू के ऊपर काम करता है और लिफो जो है वो स्टैक पे काम करता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। और लिस्ट कॉस्ट, LCBB। ठीक है, लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है। आप लिख लीजिए इसको, छप गया ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, प्रायोरिटी क्यू, और ये किस पे काम करता है? प्रायोरिटी क्यू पे। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, फीफो और लिफो को, लिस्ट काउंट तो हम एक पूरा न्यूमेरिकली उठाएंगे, बट ये थ्योरेटिकल लिखने के लिए आपको फीफो लिफो और LCBB तीनों को शो करना होगा। देखिए, सम ऑफ सबसेट हमने ले लिया n = 4। मैंने क्या लिया? सम ऑफ सबसेट। याद है आपको, डायनेमिक भी हमने किया है और ग्रेडी अप्रोच से भी किया है, दोनों से हमने नैपसेक भी सोल्व किया है, सम ऑफ सबसेट सोल्व किया है। ठीक है, इसमें हम सेट्स बना देते हैं, याद है ना आपको? हाँ, ठीक है, तो वहाँ पर हमने जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हो सकती है, एन आइटम हो सकते हैं, वो 4 लिए। तो यहाँ पर W1 W2 W3 W4 आपके वेट है, और यहाँ वेट की जो वैल्यू है 7 4 9 और 6 है। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये, आप ध्यान से देखते जाइएगा।
तो यहाँ पर एम इक्वल टू 13, एम मतलब वेट, टोटल वेट कितना है, ठीक है। जो मैंने आपको बोली थी ना कि अभी ब्रांच जो है वो इसके वेट पे डिपेंड करती है कि आपकी ब्रांचिंग कहाँ तक बाउंड होगी और कहाँ पर उसका बाउंडेशन फिनिश होगा। तो अगर मैं इसको सपोज करूँ कि मुझे टोटल 13 लेना है, तो अगर आप इसमें अगर नॉर्मली अपन सेट बनाएं, सम ऑफ सबसेट की अगर मैं बात करूँ, ये भी जस्ट एग्जाम्पल्स का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 और x4, तो x1 और x4 ले लूँ, ठीक है, x1 और x4, तो 7 और 6 13, देन x4 x1 भी ले सकता हूँ, बट ये इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम अभी लिखने के लिए, समझने के लिए लिख लेते हैं x4 x1 इज़ ऑल्सो 13, और सेम हियर x2 और x3, ठीक है, 9 एंड 4 ये भी कितना हो जाएगा 13, तो x3 और x2 भी कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं, सम ऑफ सेट्स बना सकते हैं। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसकी ब्रांचिंग कैसे बनाएंगे। अगर मैं पहले बात करूँ कि इसकी फीफो की, जो कि क्यू के फॉर्म में काम करता है, ठीक है, और क्यू का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको बना के नहीं बता पाऊँगा, बट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए क्यू में हम इस तरीके से डेटा को पुट करते जाते हैं, ये जैसे आपका क्यू हो गया, ये इस तरीके से, अब यहाँ पे सही बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्यू इस तरीके से काम करती है, यहाँ पर पहला डेटा आएगा, फिर यहाँ पर, फिर इस तरीके से क्यू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब 1 मतलब ये मेरा एक रूट हो गया, ये इसको आप आर नाम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा रूट वैल्यू हो गई, रूट, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमारे पास कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 4 7 4 9 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में इसको लिख लेता हूँ, x1 x2 x3 और x4। तो कितने नोड बनेंगे यहाँ पर, देखिए 1 से 2 1 से 3 1 से 4 और 1 से 5, ठीक है। तो x1 इक्वल टू कितना हो गया 7, इस थर्ड वाले नोट पे x2 इक्वल टू 4 हो गया, फोर्थ वाले नोट पे x3 इक्वल टू 9, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, नोट पे मत ध्यान दीजिएगा। और x4 इक्वल टू कितना हो गया 6, 7 4 9 6, ठीक है। मतलब इस इनिशियल वैल्यू के लिए मैंने चारों नोट को इस ब्रांच के थ्रू बाउंड कर दिया, 7 4 9 और 6, देखिए 7 4 9 6। अब मेरी बात हो रही थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो की, यानी क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने वन को ओपन किया, अब कौन ओपन होगा 2, ठीक है। अब क्यू के फॉर्म में यहाँ पे डालते जाइए आप, ऐसा आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को भी एग्जाम में बता दीजिएगा। 1 से 2 2 3 4 और 5। अब इसके बाद किसको सोल्व करना है मुझे, 2 को। अब देखिए अब मेरा जो वेट है वो वेट कितना है, मेरा मैक्सिमम 13 वेट है, ठीक है। तो मुझे इसका भी ध्यान देना है। तो अभी देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 1 से 2, अब 2 पे हम आए, अब इसको ओपन करेंगे। तो 2 पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए 1 का वाला तो आपने यहाँ पर ले लिया, अब 2 पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 1 के अलावा, देखिए 1 के अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2, ये यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है, ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो ये 2 3 4, 1 यहाँ पर हो चुका है ना, 1 से 2 ये एक सेट बन चुका है, तो ये 1 तो यहाँ पर हो गया। अब 2 से नोट बना दीजिए 6 7 8, 6 7 8 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 5 तक यहाँ हो चुका था, अब 6 7 8, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो 2 से 6 7 और 8, अब नंबर क्या क्या हो गया, 2 पे 4 हो सकता है, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ और 4। अब इनके नंबर ही मैंने सामने, मतलब वेट सामने लिख दिया, 4 9 और 6। अब आगे आ जाइए, अब 2 का काम अभी फिनिश हो गया, अब 3 पे आ जाइए। 3 पे क्या आ रहा था, x2 इक्वल टू 4 आ रहा था, तो x2 तो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, x3 ले सकता हूँ और x4 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 तो यहाँ पर हो गया। तो 3 ले लेता हूँ और एक 4 ले लेता हूँ, चलिए 3 लिख दिया 4 लिख दिया। अब नंबर और नोट यहाँ से चालू कर दीजिए, 8 के बाद 9 और 10, ठीक है। अभी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, या किसी में किसी को डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, ठीक है। इससे इजी है, देखिए सबसे पहले 1 नोट लिया, चारों वेट मैंने यहाँ पर डाल दिए, फिर यहाँ पर 1 स्टार्ट किया, यहाँ पे नंबर 2 नंबर नोड है, 2 पर मैंने देखा कि x1 इक्वल टू, तो यहाँ पर हो ही गया था। अब x1 के अलावा 2 पॉसिबिलिटी हो, 3 पॉसिबिलिटी और 4 पॉसिबिलिटी, इस पर मैं आया तो 2 हो चुका था, 3 और 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 2 यहाँ पर है बेटा, है ना। तो 3 और 4 पॉसिबिलिटी। अब इस पर आते हैं, तो देखिए इस पर x3 है, प्रीवियस वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है, नेक्स्ट वाली को ही लेना है। x3 x3 पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ x4 ही बचा है। तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, इस फोर्थ वाले नोट पे 4 ले लेता हूँ, x4 इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी 4 ऑलरेडी है, अब प्रीवियस को नहीं ले रहा हूँ ना, ये प्रीवियस सारी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, ये देखिए यहाँ सारी हो चुकी है, इसलिए अब 4, अब इस पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ये फिफ्थ पे आगे मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 या 2 या 1 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये x4 इक्वल टू डायरेक्ट 6 पे हो चुका है, मतलब x4 की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है, और 1 2 3 पहले ही इस ब्रांच में बाउंड हो चुका है,
ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस वाले नोट को मैं बोलता हूँ बाउंड। क्या बोलता हूँ? बाउंड, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बाउंड हो चुका है। डन। अब आते हैं अपन इसके ऊपर, यहाँ से फिनिश, ये नोट इस क्यू में से हट गया, खत्म, यानी बाउंड हो चुका है। ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और चीज़, ये जो बाउंड हो जाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं डेड नोट। क्या बोलते हैं? डेड नोट। तो ये भी आपको थ्योरी में ऐड करना, इनको हम बोलते हैं डेड नोट, यानी जो बाउंड हो चुके हैं। उसके बाद होता है एक लाइव नोट। लाइव नोट मतलब जितने भी नोड अभी क्यू में हैं, जिनका नंबर अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे अपन ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं और लाइन में खड़े हैं, तो जो लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे लाइव नोड हैं, उनको टिकट अभी मिलने वाला है। जस्ट कोल्ड अभी मैं 5 पे बात कर रहा हूँ, तो 5 डेड 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 नोट हो गया है, यानी बाउंड हो चुका है। लेकिन अभी बाकी नोट का नंबर नहीं आया है, तो ये सारे नोट क्या हो गए हैं? लाइव नोट। ठीक है। उसके बाद जिनका आंसर मिल जाए, जहाँ पे अपने सॉल्यूशन मिल जाए, वो हमारा आंसर नोड होता है। ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब इस पे आता हूँ मैं, किस पे आता हूँ? इस पे। अभी मैं ई नोड भी बताता हूँ आपको। ई नोड डायरेक्ट इसी में समझाऊंगा तो जल्दी क्लियर होगा। ठीक है। अब अभी मैं किसको एक्सपांड कर रहा हूँ? अपने 4 को। तो जिसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, अभी किसको एक्सपांड कर रहे हैं अपन? 4 को देख रहे हैं। तो जो नोड को हम एक्सपांड करते हैं, उस नोड को अपन बोलते हैं ई नोड। ये देखिए ई नोड किसको बोलते हैं? एक्सपांड नोड को। जिसको मैं अभी एक्सपांड, जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिस जिस खिड़की पे जिस बंदे को टिकट मिल रहा है, वो एक्सपांड नोड है। डन। भूलिएगा नहीं। ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए चारों। तो ये एक्सपांड कर रहा हूँ। अब 4 पे मैं एक्सपांड क्या कर सकता था? x4 इक्वल टू 6, तो ये मैंने एक्सपांड यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। तो लेकिन अब हमें क्या देखना है? साथ में वेट भी देखना है। आपका टोटल बेटा वेट कितना है? 13। तो देखिए 9 यहाँ हो ऑलरेडी हो चुका है और 6 यहाँ पर है, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। ठीक है। 9 10 5 15, तो 15। लेकिन आपका जो मैक्सिमम वेट है वो तो कितना है? ओनली 13 है। तो आप 13 के अब तो जा नहीं सकते हो, मतलब अब ये वाला ब्रांच जो है आगे बाउंड नहीं हो सकती है, मतलब आगे ब्रांच आगे एक्सपांड नहीं हो सकती। तो ये वाला यहीं पर क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? सिंपल बी। बी यानी बाउंड। तो आप बाउंड भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। अब इस पे आता हूँ मैं। ठीक है। अब चाहो मैं थोड़ा सा इधर से चालू कर दिया था मैंने, आप इधर से भी चालू कर सकते हो। 6 वाले से ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो ही गया था बाउंड एक्सपांड। अब यहाँ पे अब 6 वाले नोड को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो जिससे एक्सपांड कर रहा हूँ तो ई नोड है। अभी कौन सा नोड है हमारा करंट? ये ई नोड है। ठीक है। और जो बाउंड हो रहा है, अब बाउंड कैसे हो रहा है देखिए। 6 में बात करूँ, 6 पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? 1 और 2 को छोड़ के पॉसिबिलिटी, क्योंकि 1 यहाँ से 6 कैसे बना है? 1 2 तो 6 बना है। ठीक है। तो 1 और 2 को छोड़ के यहाँ पर 3 और 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर जब मैं टोटल वेट देख रहा हूँ, तो देखिए 7 और 4 11, 11 के बाद मैं 2 और ले सकता हूँ। तो अब इसको ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि x3 की वैल्यू 9 है और x4 की वैल्यू 6 है। ठीक है। तो ये भी मेरे नोट कुछ भी काम के नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया? बाउंड। और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया? बाउंड। कोई प्रॉब्लम? कैसे हुआ बेटा? x1 x2 इस नोट पे आए, x3 और x4 एक्सपांड हुआ था। किससे हुआ था? x1 x2 को छोड़ के छठे नंबर पे 3 और 4 एक्सपांड हो गया, क्योंकि 1 ये हो गया है, 2 ये हो गया है, तो अब यहाँ पर क्या बचा है? 3 और 4 बचा है। ठीक है। तो ये वाला नोट खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं। ये किस 2 वाला एक्सपांड कैसे हुआ था? x1 को छोड़ के x2 x3 और x4, अभी ये हुआ है। ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, देखो आप, है ना, पहले ये हुआ, अब ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है। तो देखिए अब 7 वाला देखिए, तो 7 और 9, 7 और 9 ज़्यादा हो गया। ठीक है। 16 समथिंग कुछ जा रहा है, तो 14 15 16, लेकिन हमारा वेट कितना चाहिए हमें? 13। तो ये वाला भी हमारे लिए क्या हो गया? बाउंड हो गया। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं अपन 7 और 6। ओहो गजब। यहाँ पर हमें ये क्या मिला है? 13, यानी x1 और x4 ये एक सेट हो सकता है। कहाँ से? यहाँ से हम चले, ये वाला, यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट कितना मिला बेटा? 13 मिला है। देखिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्यूशन जहाँ पर मुझे मिल जाए, जो सॉल्यूशन मिल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आंसर नोड। तो देखिए यहाँ पर क्या है? आंसर नोड। तो ये हो गया हमारा आंसर नोड। डन। तो x1 x4, तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर बाउंड नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? आंसर नोड या फिर सॉल्यूशन या एस, जो भी आप चाहें। अब इस पे आ जाइए। 4 और 9, ठीक है, ऑल्सो 13। तो ये वाला भी मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, कैसा?
ये वाला नोड, ठीक है, यहाँ से ये वाला। तो कहाँ से चले आप, x2 से x3 की तरफ। तो 2 और 3 भी आपके क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन नोड हो सकते हैं। डन। अब इसकी तरफ आ जाइए, 6 और 4 10 ही होता है, तो अब 10 से ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे और इसको एक्सपांड करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x4 है और x4 के बाद इसको आप एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। तो ये बाउंड हो चुका है और ख़त्म बात, आगे में समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब इस पे आ जाइए 4 पे, तो ये ऑलरेडी x3 पे था, इसको मैं ज़्यादा x4 तक एक्सपांड कर सकता था, x4 लिया, लेकिन 9 और 6 ज़्यादा होता है, तो 13 मेरा मैक्सिमम है, तो ये क्या हो चुका है, बाउंड। अब इस पे तो ऑलरेडी मैंने बाउंड कर दिया था, तो हम इधर से चलेंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो देखिए पहले ये सोल्व हुआ 1, फिर 2 हुआ, 3 4 5, फिर किस पे आया 6, फिर 7 8, फिर इस तरीके से अपन 9 10 11 इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, मेरा ब्रांच एंड बाउंड हुआ, और यही मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। डन। तो जहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाए वो आंसर नोड, जो बाउंड हो जाए वो डेड नोड, जो एक्सपांड हो जाए वो ई नोड, और जिस नोड पे अपन करंट में काम कर रहे हैं वो लाइव नोड। डन। नेक्स्ट। अब देखिए लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सेम चीज़ है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लूँगा मैं, फटाफट समझाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, सेम काम यहाँ पर भी वैसे ही करना है, बस इसमें करना क्या है आपको, शुरुआत यहाँ से करनी है। कहाँ से शुरुआत करनी है, फिफ्थ वाले नोट से, बस और कुछ भी नहीं है, लास्ट वाले को पहले लेना है। तो फिर इधर से चलते जाइएगा, फिफ्थ वाला तो बाउंड हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए x3 है, तो एक ज़्यादा था, x4 पे एक्सपांड कर सकता था, लेकिन 9 और 6 ज़्यादा होता है, 13 नहीं होता है, ज़्यादा होता है, तो ये बाउंड हो गया। फिर 3 पे आ गए, है ना, पहले तो 1 को किया था, x3 x2, ठीक है, इस तरीके से हमने x1 x3 x2, शायद गलत लिख दिया है मैंने, अब चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, x1 x2 x3 और x4। अब यहाँ पर हम थे तो x2 था, तो x3 और x4 तक मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। 7 और 8 पे मैंने बाउंड लिखा है, यानी ये कुछ ज़्यादा या कम होगा, 4 और 6 10 ही होता है, 6 एंड 4 10 होता है, तो 10 पे नहीं मिल पाएगा। तो इस और इस 8 को मैं आगे बाउंड नहीं, ब्रांच नहीं बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 भी हो चुका है, ऊपर से 2 आ रहा था, तो अब 2 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अब ले ही नहीं सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। तो अब इसको आगे कुछ नहीं करेंगे, बाउंड कर देंगे, ठीक है। तो इस सेम हियर, बस इसमें लास्ट से हमें लेना है, उसमें फर्स्ट से लेना है, तो जस्ट कॉल्ड फर्स्ट इन एंड ये लास्ट इन, और दोनों में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा ट्री में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो इधर से चालू करेगा, उसमें इधर से चालू करेगा, तो ये हो गया फर्स्ट इन एंड ये हो गया लास्ट इन। अब मैं बात करता हूँ जो मोर इम्पोर्टेंट है, वो है LCBB, लिस्ट काउंट ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें वही नोड को एक्सपांड करना है जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। दो तरीके से करते हैं इसे, मिनिमम भी या मैक्सिमम भी। हम मिनिमम की तरफ बात करते हैं। सपोज मेरे पास 4 वैल्यू थी, फर्स्ट वाली की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब ये कैसे सोल्व करते हैं मैं बताऊंगा आपको अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी आप समझ लीजिए लिस्ट कॉस्ट क्या होती है। लिस्ट कॉस्ट मतलब जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी उसी ही नोट को हम बाउंड करेंगे, यानी ब्रांच बनाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं सबसे पहले, किसकी, ये ऊपर ऊपर वाले की। 1 2 3 4 5, 1 से लिया, तो सबसे पहले 1 वाले को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भी एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, उस मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी लिस्ट कॉस्ट सबसे कम होगी, इसकी कम थी, तो इसको ले लिया हमने, इसकी कॉस्ट हमने फाइंड कर लिया। अब इससे मैंने 2 को फाइंड किया, 3 4 और 5, फिर 1 से 2 1 से 3 1 से 4 और 1 से 5 निकालेंगे। अब इन 1 2 1 3 1 4 1 5 में जो सबसे कम जिस पे वैल्यू आएगी उसी नोट को, अब जैसे मान लीजिए इसमें फोर्थ वाले नोट पे सबसे कम आई, यानी 1 से 4 पे सबसे कम वैल्यू आई होगी, मान लीजिए कितनी आई थी, 25 आई थी, तो मैंने सिर्फ किसको एक्सपांड किया, फोर्थ वाले को ही एक्सपांड किया है। तो देखिए बाकी को एक्सपांड नहीं किया, लेकिन उनमें मैंने सभी नोट्स को एक्सपांड किया था। देखिए इसमें हर एक नोट को हमने एक्सपांड किया था, तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूँ कि लिस्ट कॉस्ट है, क्योंकि इसमें सभी नोट को मुझे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे सुपेरियर और सबसे पावरफुल लिस्ट कॉस्ट को आप बिल्कुल बोल सकते हो ब्रांच एंड बाउंड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और इसी प्रॉब्लम लिस्ट कॉस्ट के थ्रू सोल्व होती है आपकी कौन सी प्रॉब्लम, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। कभी गेट में भी क्वेश्चन आता है ये नॉर्मली, ठीक है। तो ये कौन सी अप्रोच है, लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड। तो लिस्ट कॉस्ट मतलब इसमें जिस नोट पे सबसे कम वैल्यू आएगी उसको हम एक्सपांड करते जाएंगे। देखिए इसमें 4 पे आई थी, फिर नोट क्या बनेगा, 1 4 6 1 4 7 1 4 8, फिर से एक्सपांड किया। अब एक्सपांड कैसे किया ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इस पे 6 पे कम आया तो 6 को फिर से एक्सपांड किया, फिर 10 पे कम आया तो 10 को एक्सपांड किया। जब तक करते जाएंगे तब तक कि जब एक वैल्यू क्या ना हो जाए, दो बार रिपीट ना हो जाए। रिपीट हो गई हम उस ब्रांचिंग को रोक देंगे। तो मिनिमम वेट यहाँ पे मान लीजिए कितना आ गया, 28।
तो ये है हमारा ब्रांच एंड बाउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड से हम ट्रेलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप ये कर लेंगे तो आपके एटलीस्ट काफ़ी अच्छा कवरेज हो जाएगा एक एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक भी मैं डालूंगा, बट थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं अभी वीडियोस उसी पे फोकस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर आज एक बार फोकस करिएगा ब्रांच एंड बाउंड पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।